इसी तरीके से वेव्स में एक और बड़ी प्यारी सी चीज़ है जो वेव ही कर सकती है, पार्टिकल नहीं कर सकती है, कि शेडोज़ तो आप जानते हैं, शेडोज़ बनते हैं, है ना, शेडोज़ बनते हैं, लाइट के सामने कुछ रख दो तो शेडोज़ बनते हैं। लेकिन लाइट के सामने कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी हम लोग रख सकते हैं जिसमें शेडो जो है वो कहीं ज़्यादा रोचक, कहीं ज़्यादा रोमांटिक शेडो बनते हैं, सीधे साधे शेडो नहीं बनते हैं। ओके, अब देखिए ये क्या करने जा रहे हैं, ये नहीं करना है अभी, शेडो बनाना है मुझको उसका वायर का। चलो करो, कोई नहीं, हाँ वो भी तैयार है ना। तो अगर आपका वो स्क्वायर प्लेट है तो उसकी शेडो कैसी बनेगी? स्क्वायर बनेगी? जरूरी नहीं है क्या जरूरी? नहीं, सर्कल बनेगा सभी का सर्कल बनेगा। पकड़ाओ पकड़ाओ पकड़ाओ, ये देखो ये क्या है? हाँ रेक्टेंगल, हाँ नहीं रेक्टेंगल है, ये वाला काफ़ी लंबा है इससे। शैडो कैसी बन रही है? अब कैसी बन रही है? अब कैसी बन रही है? अब कैसी बन रही है? हाँ ओके ओके, अब कैसी बन रही है यहाँ पे? ये कैसी बन रही है? ये दिख रही है क्या? तो आयत के शेडो आयत हो जरूरी नहीं है, वर्ग के शेडो वर्ग हो जरूरी नहीं है। जमीन पे देखो तो कुछ आपको अलग ही ढंग का कुछ मिल सकता है। ये कैसी शेडो बन रही है? तो आयत की जो शेडो है वो आयत हो ये जरूरी नहीं है, वो निर्भर करता है कहाँ आप शेडो देख रहे हो, किस प्लेन पे आप शेडो देख रहे हो, दीवार पे देख रहे हो, फ्लोर पे देख रहे हो, दीवार किस एंगल पर है, क्या है, इसको आपने कैसे ओरिएंटेशन पे रखा है। लेकिन हम लोग अभी क्या करने वाले हैं कि इसमें देखिए, अच्छा ये उठा लूँ, इसमें देखिए एक तार लगा है, ये इस तार की शेडो बनाएंगे, राइट। जैसे अभी हमने उस आयत की शेडो बनाई थी वैसे अभी हम इस तार की शेडो बनाएंगे। तार लगा है ना बीच में, ओके, तो हम लाइन डालेंगे, जैसे वहाँ हमने लाइन डाली, बीच में डाल दिया, आयत डाल दिया, बीच में हम ये डाल देंगे। लगाओ भाई इसके बीच में, पहले लाइट दिखा दो, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? हाँ यहाँ जा रही है। ये खंबा परेशान कर सकता है, आप जिसको नहीं दिख रहा अपना स्थान बदल लो, यहाँ जा रही है, ठीक है। अब इसके रास्ते में हम वो तार रखेंगे। देखो भाई कैसी शेडो बन रही है, दिख रही है क्या? दूर से दिख रही है क्या? मैं तो नजदीक से देख लिया। हाँ अच्छा, लाइट बंद कर देते हैं, और आप चाहो तो नजदीक आके भी देख सकते हो। जहां शेडो बननी चाहिए थी वहां जोरदार रोशनी है। ठीक सामने वाला जो पॉइंट है, ठीक सामने वाला जो पॉइंट है, तार के ठीक सामने वाला पॉइंट जहां पूरा अंधेरा बनना चाहिए था वहां जोरदार रोशनी दिख रही है। और उससे दूर हटो तो यहां कुछ लाइट आ गई और एक शेडो देखो यहां पे बना हुआ, दो के बीच में दिखता है क्या? वहां से नहीं दिखे तो यहां आ जाना। हाँ उधर वाले लोग जो दूर वाले हैं शायद इधर आ जाओ, हाँ यहाँ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ। ओके, देखो शेडो मतलब क्या? अंधेरा, जहां लाइट नहीं पड़ती है वही तो शेडो होता है ना। देखो यहां पे अंधेरा है, यहां पे इस जगह पे, तो यहां एक शेडो बनी है तार की, एक यहां भी शेडो बनी है, यहां भी अंधेरा है, एक यहां भी शेडो बनी है, यहां भी अंधेरा है, यहां भी अंधेरा है। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 दीवार खत्म। और उधर भी है 44, 24 ले लो तो 48।
एक तार के 48 शेडोज हैं। और ये सब शेडेड हो रहा है इस साइड में। हाँ, इस साइड में जहां शेडो नहीं पड़ रही है और रोशनी पड़ रही है, वो रोशनी आप देख रहे हैं कि यहाँ थोड़ा उसकी घटती जा रही है। यहाँ पर कितनी है इंटेंसिटी थी लाइट की, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, घटती जा रही है। इसीलिए हमने कहा कि तार की शेडो बड़ी रोमांटिक होती है। यहाँ तक जो वेव्स हैं उनका एक ये बड़ा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है या उसकी पहचान है ये, कि अगर आप उसको, अगर वेव है और कुछ वेवलेंथ उसका आप डिफाइन कर सकते हो। जो हमारी ग्रीन लेज़र है उसका वेवलेंथ आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे मोबाइल ऐप पर हमने आपको 796 हर्ट्ज की सुनवाई, तो वो 796 प्लस थोड़ा सा इधर उधर, लेकिन 796 पर मैक्सिमम। इसी तरह इसमें 532 नैनोमीटर इसकी लाइट सबसे ज़्यादा, और बहुत थोड़ा सा परिवर्तन उससे, बहुत ही थोड़ा सा। वो मोबाइल वाले में तो फिर भी थोड़ा था, लेकिन इसमें वो 532 के बाद शायद एक आध नैनोमीटर ही इधर उधर। तो ये आपकी एक ही वेवलेंथ की लाइट आ रही है। तो आप बातें कर सकते हैं वेवलेंथ के अनुसार, वेवलेंथ की तुलना में अगर आपने जो रखा है शेडो बनाने के लिए ऑब्स्टेकल, वो क्या कहें, कंपरेबल हो, राइट, कंपरेबल है। एक ही एग्जामिनेशन में दोनों को बिठाया जा सके। ऐसा नहीं कि बच्चा क्लास के बच्चे को और बीएससी क्लास के बच्चे को आप एक ही एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो ना, लेकिन एक ही क्लास का अगर आसपास के बच्चे हैं तो ठीक है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, लेकिन आप कंपरेबल है। 10 टाइम्स है, 20 टाइम्स है तो कंपरेबल है, 50 टाइम्स है तो ठीक है, फिर भी कंपरेबल है। हाँ, 1000 टाइम्स है तब नहीं भैया, वो दूसरे दुनिया का है, ये दूसरे दुनिया का है। तो कंपरेबल साइज का अगर आप रखते हैं ऑब्स्टिकल, जैसे ये तार अभी आप देख रहे थे, ये तार जो आपने देखा, इसका कितना डायमीटर आप सोचते होंगे? 0.5 mm के आसपास। बहुत अच्छा गेस है। 0.1 मिलीमीटर से भी कम। ओके, 0.1 मिलीमीटर के आसपास। अब 0.1 मिलीमीटर का मतलब कितने नैनोमीटर हुआ? 0.1 मिलीमीटर। अरे अच्छा, ओके ओके, ये 10 पे पावर -1 mm है, मिलीमीटर है। तो अगर हम इसको माइक्रोमीटर में लिखेंगे तो इससे गुना करोगे, -6 से डिवाइड करेंगे। हाँ, चलो माइक्रोमीटर में ले लेते हैं, माइक्रोमीटर में ले लेते हैं इसको। 100 माइक्रोमीटर हुआ ये। 10⁵ नैनोमीटर। अच्छा चलो इसी में आते हैं, इसी में आते हैं। 10⁵ नैनोमीटर। हाँ राइट, तो माइक्रोमीटर में ही ले लेते हैं। 100 माइक्रोमीटर हुआ ये, ठीक है। और जो लाइट हमने बोला 532 नैनोमीटर, तो ये कितने माइक्रोमीटर बना? 0.5। तो कितने गुना हुआ ये? लगभग 200 गुना, 250 गुना, 150 गुना, ऐसा ही कुछ होगा ना। तो उसको भी हम कंपरेबल कह रहे हैं। लाइट की वेवलेंथ से हमारे 0.5 माइक्रोमीटर, आधे माइक्रोमीटर, और ये जो है ये 100 माइक्रोमीटर, तब भी अपने रंग दिखा रहा है खूब अच्छी तरीके से। तो आप कई बार ये भ्रम रहता है कि इसको डिफ्रैक्शन कहा जाता है, तो कई बार ये भ्रम रहता है कि डिफ्रैक्शन के लिए जो आपका ऑब्स्टेकल है उसका साइज वेवलेंथ के जितना होना चाहिए उसके आसपास होना चाहिए, लेकिन वो आसपास जो है, उस आसपास का मतलब जो है बहुत बड़ा है। 200 गुना भी हो जाए, 150 गुना भी हो जाए, तो भी वो आसपास ही है वो। तो ये कल्पना मत रखिएगा कि 2-4 गुना के अंदर होना चाहिए। 2-4 गुना के होना चाहिए, कल्पना नहीं रखिए। हाँ, लेकिन अगर हम उसी लेज़र के सामने में ये रख देते हैं तो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनने की संभावना क्षीण है। लगाओ, इसको खड़ा करना पड़ेगा क्या, या चलो एक बार ऐसे ही ट्राई करो हाथ से। देखो जो नज़दीक आकर के देखो,
कुछ नहीं हो रहा, पूरा ब्लॉक कर दिया उसको, पूरा ब्लॉक कर दिया। ये रखो, ये रखो, ये रखो सामने उसके, देखो पूरा ब्लॉक नहीं करे, कुछ बन रहा है, कुछ बन रहा है, हाँ कुछ बन रहा है। तो यार तो लेकिन साइड एज से जा रहा है, एज से जा रहा है। हाँ। तो ये वेव की प्रॉपर्टी है, बीच बीच में खाली और फिर बीच बीच में रोशनी। वेव जो है वो बड़ी चूजी हो गई है, हमें ये गली पसंद है, ये गली पसंद नहीं है, फिर ये गली पसंद है, ये गली पसंद नहीं है, हम इस गली में चलेंगे, बगल वाली गली में नहीं चलेंगे, राइट, उसके बगल वाली में चलेंगे, उसके बगल वाली में नहीं चलेंगे। आपने यहाँ एक तार क्या रख दिया, इसने अपने पूरे जलवे दिखा दिए, सीधी सीधा जा रही थी, सभी जगह जा रही थी, और एक सीधे में जा रही थी, इधर भाग नहीं रही थी। आपने एक तार रख करके और उसको थोड़ा इधर उधर जाने के लिए चांस क्या दे दिया, चारों तरफ को तो अभी भूल जाओ, उसको तो जरा पहले उधर का ही देख लो। उसको आपने जरा सा वो उसको टकरा करके इधर उधर छितराने का संभावना क्या उसके लिए खोल दी। उसने न केवल टकरा करके फैली है, टकरा के फैल जाती तो कोई बात नहीं थी, हम बॉल्स फेंक रहे हैं, हम पार्टिकल्स फेंक रहे हैं, सब जा करके एकदम बिल्कुल वहाँ पे हिट कर रहे, हाँ, अच्छा निशाना लग रहा है, राइट। और सामने में हमने कुछ ला के रख दिया तो कोई बॉल जरा इधर टकरा गई, कोई उधर टकरा गई तो फैल गई, फैलना ठीक है, लेकिन वो चूज कर लेना कि इस गली में तो मुझे कदम रखना ही नहीं है जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा। इस रास्ते पे तो मुझे जाना ही नहीं है, इसके इधर के बगल वाले में चला जाऊंगा, उसके उधर बगल वाले बीच में से नहीं जाऊंगा। ये जो चीज है ना, ये वेव की अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अगर ऐसा आपको दिख रहा है ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क इस तरह का दिख रहा है, तो ये वेव ही कर सकते, ये पार्टिकल्स नहीं कर सकते। इसी तरह से इंटरफेरेंस, इसको डिफ्रैक्शन कहते हैं, है ना, इसको डिफ्रैक्शन कहते हैं, इंटरफेरेंस भी कर सकते हैं। अभी जो है वो बीच में भी आप देखेंगे, बीच में भी आप देखेंगे तो 1 2 3 4 सब इक्वल डिस्टेंस के ऊपर और इस तरीके का चल रहा है। यहाँ आते आते यहाँ पर आके जीरो हुआ है, कितनी दूर, यहाँ पे आके जीरो हुआ है, जीरो अंदर भी हुआ है, यहाँ भी जीरो 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 है, ये सब भी जीरोज हैं, लेकिन ये वाला जीरो कुछ अलग है, राइट। और फिर से ऐसा ही जैसा ये यहाँ पे आप ये शक्ल देख रहे हैं ना जिस तरीके की, वैसी शक्ल आपको यहाँ भी दिखाई पड़ रही है। यहाँ एक पूरा डार्क है, यहाँ एक पूरा डार्क है, और उसके भीतर में ढेर सारे डार्क हैं, छोटे 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 ढेर सारे डार्क हैं। तो ये जो बड़े बड़े डार्क आपको दिख रहे हैं, ये बड़ा डार्क है, 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 ये सब वो डिफ्रैक्शन वाली वैरायटी है। लेकिन उस डिफ्रैक्शन के भीतर में जो आपको ये छोटे 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 बराबर बराबर दूरी के ऊपर जो दिख रहे हैं ना, ये इंटरफेरेंस है। यंग्स के एक्सपेरिमेंट में जब आप बनाते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, तो इक्वल डिस्टेंस पे आप ब्राइट डार्क करते हैं, इंटेंसिटी भी सेम कहते हैं, लेकिन यहाँ इंटेंसिटी सेम नहीं है, बराबर बराबर दूरी पर तो है। देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये सब बराबर बराबर दूरी पर हैं, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ और कम और कम और कम होते होते जीरो हो गई है। तो किताब में जो पढ़ाते हैं उससे वो थोड़ा अनरियलिस्टिक है। वो तो एनसीईआरटी में पूरा एकदम दिए हुए एकदम बराबर हाँ बराबर, हाँ हाँ। तो अगर आप इतने को भी देखना चाहें, ये तो एक अलग ही पैटर्न है, लेकिन अगर आप इतने को भी देखना चाहें, इतने ही को देखेंगे हम, चलो तो ये वाला पार्ट इंटरफेरेंस है सर। हाँ हाँ, ये सब इंटरफेरेंस के फ्रिंजेस हैं, ये सब 2 स्लिट्स से आती हुई रोशनी के इंटरफेरेंस के ये पैटर्न्स है, ये सब इक्वल डिस्टेंस वाले जितने आपको दिख रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको एक बड़ा सा गैप दिख गया, और ये चूंकि इंटेंसिटी आपकी किताब के अनुसार नहीं चल रही है, वो तो कहता है कि बराबर इंटेंसिटी रहेगी, बराबर इंटेंसिटी नहीं है, आप करोगे तो नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी। आप कभी भी डबल स्लिट बना के एक्सपेरिमेंट कर लेना, नहीं रहेगी,
हमारी जो डबल स्लिट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो जिलेट कंपनी से बनवाई है हमने। वो सेविंग, रेजर सेविंग है। तो उनकी इतनी बढ़िया मशीनिंग है और इतनी बढ़िया उनका वर्कमैनशिप है, उससे बढ़िया स्लिट हम क्या बना लेंगे, राइट। तो आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो आपको किताब वाला पैटर्न नहीं मिलने वाला है। ये जो इंटेंसिटी का वेरिएशन देख रहे हैं ये भी डिफ्रैक्शन का असर है, डिफ्रैक्शन का असर है ये भी, ओके। और ये जो गैप्स देख रहे हैं ये भी डिफ्रैक्शन का असर है ये। लेकिन गैप के अंदर में जो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आपको ब्राइट दिख रहा है ये उसके कारण से है। आप डबल स्लिट में से एक स्लिट का हटा दीजिए और एक ही स्लिट से लेजर को आने दीजिए। ये देखो उसी सेटिंग में केवल एक स्लिट से आने देना, अभी दो से आ रही है, हाँ बस छोड़ दो, बस छोड़ दो। अब ये केवल एक स्लिट से आ रही है तो यहाँ इंटेंसिटी का वेरिएशन है ना, यहाँ ज़्यादा इंटेंसिटी है, फिर यहाँ कम हो गई इंटेंसिटी, यहाँ कम हो गई, लेकिन ये पूरा एक बैंड है ये। अगर आप दूसरी स्लिट ले आओगे तो हर एक स्लिट ये तो कैरेक्टर रखेगी ही कि यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है, यहाँ पे कम इंटेंसिटी हो गई, और यहाँ से यहाँ तुलना करो तो इसका मैक्सिमम से इसका मैक्सिमम कम इंटेंसिटी का है, फिर यहाँ से यहाँ जाओ तो और कम होते होते फेड हो रहा है। तो ये जो पैटर्न है एक सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन का, कि आपको बीच वाला काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है और उसमें भी इंटेंसिटी लेकिन वैरी कर रही है, किनारे तरफ जाओ तो घट रही है, हाँ। तो ये पैटर्न तो रहने ही वाला है। दो स्लिट इस्तेमाल करोगे तो ऐसी दो स्लिट लाओगे ना, तो हर एक स्लिट के कारण से ये जो डिफ्रैक्शन का कैरेक्टर है वो तो रहने ही वाला है। लेकिन दो स्लिट आ जाने के कारण से अब उनका जो इंटरफेरेंस है उससे कुछ नई रचनाएं हो जा रही हैं, और वो नई रचनाएं आपको दिखती हैं, वो टुक 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 इक्वल डिस्टेंस पर जो है वो इंटरफेरेंस, शुद्ध इंटरफेरेंस वहाँ है। उसमें तो है कि ये इंटेंसिटी जो वैरी कर रहा है एक पोर्शन में, हाँ, उसमें नहीं वैरी कर रहा है। किसमें? डबल वाले में करो करो डबल स्लिट से डालो, हाँ बस छोड़ो, अच्छा ठीक, हाँ ठीक है, अच्छा ही है। आप देखिए यहाँ की इंटेंसिटी देखिए, यहाँ की इंटेंसिटी देखिए, यहाँ की इंटेंसिटी देखिए, एक ही पार्ट में, एक ही पार्ट ना, ये पार्ट एक पार्ट मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, यहाँ तक एक पार्ट, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है, देखो ये एक पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है, इसको ले लो, यहाँ कुछ मिनिमम सा दिख रहा है, इधर बढ़ रहा है, हाँ यहाँ से लेकर के और कुछ यहाँ तक एक पार्ट है, तब तो यहाँ पे घट रहा है। हाँ, वो जो अंदर में जो डॉट है ना, ये जो डॉट है ये आपकी वो किताब वाली इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हैं जिनकी इंटेंसिटी ऑफ कोर्स गड़बड़ हो रही है लेकिन इक्वल डिस्टेंस पर है, राइट। और ये यहाँ से यहाँ तक देखो, फिर ये गैप आ गया, फिर ये गैप आ गया, वो आपके डिफ्रैक्शन का असर आ रहा है। और इसकी इंटेंसिटी जो वैरी हो रही है एक ही के अंदर में, वो भी डिफ्रैक्शन का असर आ रहा है। आप स्लिट लगाओगे तो डिफ्रैक्शन कैसे नहीं होगा? हर एक स्लिट डिफ्रैक्शन तो करेगी ना करेगी। दो लगाए हो तो एक एक्स्ट्रा फीचर आ गया है इंटरफेरेंस का, लेकिन हर एक स्लिट से डिफ्रैक्शन तो होना ही, उससे कैसे बच जाओगे? किताब में हर एक स्लिट से जो डिफ्रैक्शन हो रहा है उसको लोग भूल जाते हैं किताब लिखते समय। अगर डिफ्रैक्शन का नहीं असर होता तो यस होता वैसा, लेकिन कैसे नहीं असर होगा? आप तो स्लिट डबल स्लिट है ना भैया, स्लिट तो लेके आओगे ना। सर यंग्स के एक्सपेरिमेंट में हाँ, पे तो सर लेजर थी नहीं थी, व्हाइट लाइट से किया था उसने तो, सनलाइट से किया था उसने तो। सर उससे पहले भी जैसे क्या कहते हैं येलो लाइट वगैरह 589 नैनोमीटर वगैरह, वो कैसे? वो सोडियम वेपर लैंप। तो ये सब वेव्स के बारे में इनकी पहचान है, ये सब वेव्स की पहचान है। तो हमारी लाइट जो है चूँकि ऐसा दिखा रही है, इसलिए लाइट जो है वो वेव्स हैं, राइट। लाइट जो है वो वेव्स हैं। लाइट हमको इस तरह का डिफ्रैक्शन दिखा रही हैं, इस तरह का इंटरफेरेंस दिखा रही हैं। शेडो बनाओ तो भांति भांति के शेडोज़ बनते हैं। लाइट जो है वो आपने देखा जब क्रॉस करती है एक दूसरे को टक्कर मारते हुए, तो टक्कर मारने से उनका कोई भी बाल बांका नहीं होता है। टक्कर के बाद भी वो वैसे ही चलती हैं जैसे पहले चल रही थी। और साइड से भी टक्कर मारोगे, जैसे हम कैरम के कॉइन को कह रहे थे, जरा साइड से मारना तो पिल जाएगी गोटी। तो यहाँ पे आप साइड से मारो, हेड ऑन मारो, कुछ भी करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो स्पॉट जहाँ बन रहा था वहीं बनेगा। ये सब वेव्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि लाइट दिखा रही है, इसलिए जो लाइट है वो वेव्स है।
और वेव्स अगर है तो हमारा तुरंत सवाल उठेगा, व्हाट इज द वेव क्वांटिटी? क्योंकि हर वेव में कुछ तो बदलना चाहिए ना एक्स और टी के साथ में, तब तो वेव हुआ। एक्स माइनस वी टी, ऐसा तो कुछ होना चाहिए ना, तभी तो वेव होगा, तभी तो वी वेलोसिटी से वेव चलेगी। तो कौन सी क्वांटिटी है, ये चीज क्या है, व्हाट इज दैट वेव क्वांटिटी? जैसे हमने कुछ चीजों के उदाहरण दिए थे अभी, स्ट्रॉ टेप वाली वेव, व्हाट इज द वेव क्वांटिटी? एंगल फ्रॉम द वर्टिकल। जो हमारा स्लिंकी के ऊपर बंप चल रहा था, व्हाट इज द वेव क्वांटिटी? डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल। हमारा साउंड जाता है, व्हाट इज द वेव क्वांटिटी? प्रेशर इन एयर। तो कुछ होना चाहिए ना जो बदले, क्या बदलता है भैया एक्स और टी के साथ में? तो व्हाट इज द वेव क्वांटिटी, और तब उसका उत्तर मिलता है लाइट के लिए, द वेव क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके ये किसी पॉइंट पर अगर आप लाइट जा रही है और आप लाइट के बीम में किसी पॉइंट पर आप अपना ध्यान फोकस करते हैं, ओके अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, छोड़ दो। किसी जगह पर आप अपना ध्यान फोकस करते हैं तो क्या बदलता है समय गुजरने के साथ? वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बदलता है, वहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड है जो बदलता है। एक ही टाइम पे उस बीम में आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, क्या बदल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मान बदल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मान बदल रहा है। तो जो वेव क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो अब दो काम बच गए हमारे। नंबर एक कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को और थोड़ा गहराई से जान लें, क्योंकि अब उसी से काम ही लेना है, आगे उसी से काम ही, लाइट पर काम करना है, और लाइट जो है उसकी वेव क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जान ले अच्छी तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड को जान ले थोड़ी और अच्छी तरीके से, उसकी थियोरी भी समझ लें अच्छी तरीके से, उसके व्यवहार समझ लें अच्छी तरीके से, किस परिस्थितियों में कैसे उत्पन्न होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे उत्पन्न होता है मैग्नेटिक फील्ड, क्या करती है वो। और दूसरा कि लाइट को हम कैसे कहते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रहा है, वो कनेक्शन कहाँ से आया, लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का कनेक्शन कहाँ से आया। तो वो जो एक लिंक है, उस लिंक की भी हम लोग जानकारी करेंगे कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ लाइट। क्यों लोग कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करता है और मैग्नेटिक फील्ड वैरी करता है, तो कहाँ से पहले तो निकल कर आइडिया कहाँ से लाया, और उसके बाद आइडिया आया तो फिर उसका कुछ एक्सपेरिमेंटल परिणाम क्या है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम लोग करेंगे, हम समझते हैं यहाँ से हम लोग कल पिक करेंगे, ठीक है। अब आप बताओ आपके प्रश्न, इनसे संबंधित प्रश्न प्रेफरेबल। हाँ सर, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को तो देख नहीं सकते, नहीं देख सकते, तो फिर सर आप कैसे मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पर रिलेशन है, जैसे कि जितने भी एक्सपेरिमेंट हमने किया है। हाँ तो लाइट के अंदर में मैंने अभी यही भूमिका बनाई है कि अब हम लोग इस बात की गहन समीक्षा करने वाले हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की अपनी क्या पहचान है, राइट। किससे आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं, अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक तो उससे अपना परिचय थोड़ा घनिष्ठ हो जाए, उसके साथ थोड़ा सा समय बिताएं हम लोग। रुको, और दूसरी चीज़ ये है जैसे जो आप कह रहे हैं कि लाइट का क्या कनेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से, कि कैसे हम कह देते हैं कि लाइट जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है जो कि समय के साथ स्थान के साथ वेरी करता है। तो जो आपका प्रश्न है ना, वो मेरी भूमिका में लास्ट में मैंने वही कहा। अब हमारा एजेंडा वही है, अब हमारा एजेंडा वही है। पहला एजेंडा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को और ज़रा गहराई से जान ले, गहरी दोस्ती बनाए उसके साथ में। और दूसरा एजेंडा उसका जो रोशनी के साथ में जो उसका कनेक्शन है कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ही रोशनी बनाते हैं, जो रात को भी हम लोग चर्चा कर रहे थे इसकी, वो कनेक्शन कैसे है, वो हम कैसे अपने को यकीन दिलाएं कि हाँ जो कह रहे हैं दूसरे लोग वो ठीक कह रहे हैं। वो हमारा दूसरा एजेंडा, कल हम उसके ऊपर पूरा घंटा लगाने वाले हैं। हाँ सर, जब दो लेयर लाइट जब क्रॉस किया तो ठीक है, पार्टिकल जब होता तो टकरा करके अलग होता है, लेकिन लाइट तो पार्टिकल बिहेवियर भी रखता है, तो फिर क्यों नहीं हुआ?
देखिए उनके जो बिहेवियर्स होते हैं ना, वो लाइट जो है पार्टिकल बिहेवियर भी रखता है और वेव बिहेवियर भी रखता है, बिल्कुल सही है, ओके। लेकिन वो कब किसको महत्व देगा, इसके लिए वो किसी का भी आदेश स्वीकार नहीं करता है, वो खुद डिसाइड करता है, ओके। वो किसी का भी आदेश स्वीकार नहीं करता है। आप डिसाइड नहीं करोगे कि भाई अभी तुमने पार्टिकल वाला कैरेक्टर क्यों नहीं दिखाया, वेव वाला क्यों दिखा दिया अभी तुमने पार्टिकल वाला क्यों दिखा दिया, वेव वाला कहाँ गया। तो उनमें आपस में इतना सामंजस्य है, उनके पार्टिकल कैरेक्टर में और वेव कैरेक्टर में आपस में इतनी गहरी समझ है कि वो किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते हैं। वो खुद से डिसाइड करते हैं कि कब क्या करना है। आपका काम है आप देख लो वो कब क्या कर रहे हैं, ओके। अब ये जो आपने पैटर्न्स इतने सारे देखे, ये इतने सारे पैटर्न्स उसके वेव कैरेक्टर्स को ला रहे हैं सामने। वो बिल्कुल वेव की तरह ही व्यवहार कर रहा है। अगर पार्टिकल की तरह व्यवहार करता और आप उसके सामने एक स्लिट रख देते या उसके सामने एक डंडा रख देते, जैसे अभी हमने रख दिया, तो वो छितराता इधर उधर छितराता, और सामने सामने तो जाता ही नहीं, बिल्कुल सामने सामने तो पहुंचता ही नहीं बिल्कुल। जो आपने डंडा रख दिया तो सामने कैसे पहुंचेगा, आप तो चक्कर मार के थोड़ा इधर उधर ही जाएगा ना, आगे जाके थोड़ा उसको घूमना है, जो होना है यही होना है। यहाँ से इधर चल दिया तो उसका तो स्ट्रेट चलना है उसको तो उस समय इसने कहा पार्टिकल कैरेक्टर पॉकेट के अंदर, वेव कैरेक्टर पॉकेट के बाहर, और जब लाइट पड़ी किसी इस पर और एब्जॉर्ब हुई या लाइट कहीं से एमिट हुई, तो उस समय में पार्टिकल कैरेक्टर जो है वो सामने प्लैंक परेशान हो गए, कुछ हुआ ही नहीं। इतना 100 साल तक लोगों ने इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन के इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर कर के एकदम जड़ें मजबूत कर दी थी कि लाइट इज वेव्स, लाइट इज वेव्स, है ना। उसी को नंबर मिलते थे इम्तहान में जो लिखे लाइट इज वेव, और जिसने गलती से लिख दिया लाइट इज पार्टिकल या कॉर्पस्कल, 0। 100 साल तक इतना अखंड साम्राज्य स्थापित करने के बाद, और जब उस वेव थियरी से और रेडिएशन में कौन सा वेवलेंथ कितनी वेट का रहेगा, राइट, एक खास टेम्परेचर पे कुछ रख दो, एक डब्बा रख दो, कुछ कर दो, उसका एक खास टेम्परेचर कर दो, तो डब्बे के अंदर जो लाइट है यानी रेडिएशन, क्योंकि लाइट हम लोग साधारणतः शब्द इस्तेमाल करते हैं जो 400 से 700, मेरी आंखें जिसके लिए सेंसिटिव है उसके लिए लाइट बोलते हैं, बाकी को रेडिएशन में है। एक ही चीज़ है कि मेरी आंख नहीं सेंसिटिव है तो उसमें लाइट का क्या दोष है लेकिन ठीक है, मनुष्य अपने अनुसार दुनिया चलाने की कोशिश करता है, दुनिया का डिस्क्रिप्शन अपने अनुसार। तो मेरी आंख अगर सेंसिटिव है तो वो लाइट, मेरी आंख सेंसिटिव नहीं है तो वो रेडिएशन, इस तरह के शब्द प्रयोग होते हैं। मनुष्य का बनाया हुआ है ना सारा ये डिस्क्रिप्शन। प्रकृति तो मनुष्य की बनाई हुई नहीं है, लेकिन प्रकृति का जो डिस्क्रिप्शन है वो मनुष्य का बनाया हुआ है, तो हमने अपने हिसाब से वो सब डिस्क्राइब किया हुआ है, ओके। तो उस रेडिएशन में अगर टेम्परेचर मान लो 100,000 केल्विन पे हमने एक डब्बा बना दिया, अब डब्बे के भीतर जो पूरा रेडिएशन है उसमें कौन सा वेवलेंथ का कितना वेटेज है, किसका कितना परसेंटेज है, एक्सपेरिमेंट वालों ने तो निकाल के रख दिया, और थ्योरी वाले लोग परेशान, वो वेव थ्योरी लगाए पड़े हैं और वो निकल ही नहीं रहे वैसा। प्लैंक तो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और थर्मोडायनेमिक्स उनका बहुत स्ट्रांग था, तो थर्मोडायनेमिक्स का पूरा प्रयोग करके उन्होंने और उसका अट पट बहुत कुछ किया गया, नहीं निकला। अंत में उनको ये समझ आया, करते एक हिट किया कि अगर हम ये एश्यूम कर लें कि जितनी लाइट की फ्रीक्वेंसी है, जिसका वो निकालना चाहते थे कि किस वेवलेंथ मतलब किस फ्रीक्वेंसी, वो एक ही चीज़ है, तो किस फ्रीक्वेंसी का कितना उसमें परसेंटेज है, अगर वो हमको निकालना है, तो जिस फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी की लाइट जब ये डब्बे की जो दीवार है वो एब्जॉर्ब करेगी, और फिर डब्बे की दीवार जो है वो एमिट भी करेगी, क्योंकि
थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। अगर एक टेम्परेचर मेंटेन करना है तो उस पर जो रेडिएशन पड़ रहा है उसमें से जितना एब्जॉर्ब हो रहा है उतना ही एमिट भी होना चाहिए, तभी वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो अगर ये एज्यूम कर लें कि एब्जॉर्प्शन करते समय उस फ्रीक्वेंसी को आप एक खास कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, एक खास नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, और आप कहिए कि बस इतने ही की यूनिट में चलना है, इसका दुगुना एब्जॉर्ब कर लो, इसका 3 गुना एब्जॉर्ब कर लो, इसका 5 गुना एब्जॉर्ब कर लो, इसका 1.5 गुना एब्जॉर्ब नहीं करने देंगे, 1.25 गुना एब्जॉर्ब नहीं करने देंगे, 1.25 गुना एब्जॉर्ब नहीं करने देंगे, 3.5 गुना एब्जॉर्ब नहीं करने देंगे। ऐसा अगर एक ज़बरदस्ती का रिस्ट्रिक्शन अपनी तरफ से लगाओ और तब कैलकुलेशन करो, अपने इक्वेशंस में इसको भी घुसा दो और तब कैलकुलेशंस करो, तब वो रिप्रोड्यूस हो जाता है। जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में पाया जा रहा है वो थ्योरी निकल आती है। तो इसका मतलब है कि अब वो पार्टिकल का अब आप काउंट कर सकते हो, अब आप काउंट एच न्यू आप काउंट कर सकते हो कितने एच न्यू। तो पार्टिकल वाले प्रॉपर्टीज आ गई ना, काउंट किसको करोगे भैया? पार्टिकल को ही काउंट करोगे ना, वेव में क्या काउंट कर लो। तो वहाँ से फिर ये सवाल खड़ा हो गया कि भाई वेव है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है, राइट? लाइट वेव्स है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स कर कर के लोगों ने रखे हुए हैं और वो हमेशा के लिए वैलिड है। ऐसा तो होता नहीं है कि 19वीं शताब्दी के अंदर में इंटरफेरेंस पैटर्न होता था, 20वीं शताब्दी में प्लांक आने के बाद से वो बंद हो गया, नहीं आने लगा। वो तो होता नहीं है, वो तो जब भी लगाओगे तो होगा ही होगा। आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। तो इसलिए वेव को चुनौती तो नहीं दी जा सकती है, लेकिन पार्टिकल को इंक्लूड कराया जा सकता है संविधान में संशोधन करके, और पार्टिकल्स को इस के अंदर में, सूची के अंदर में इंक्लूड कराया जा सकता है कि लाइट की प्रॉपर्टी में पार्टिकल्स भी शामिल होंगे। वेव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। वहाँ से आ गया कि दोनों कैरेक्टर्स हैं, लेकिन अब इन दोनों कैरेक्टर्स में किन परिस्थितियों में कौन सा वाला कैरेक्टर हावी रहेगा वो अलग अलग है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग वाला कैरेक्टर हावी रहता है। कुछ परिस्थितियों में शुद्ध वेव कैरेक्टर, कुछ परिस्थितियों में शुद्ध पार्टिकल कैरेक्टर, कुछ परिस्थितियों में बहुत डीप में जाओ तो पता चलेगा अच्छा दोनों है, दोनों है, दोनों है। बहुत डीप में जाओ तब पता चलेगा कि दोनों है, दोनों है, दोनों है। ओके, तो अलग अलग परिस्थितियों में ये अलग अलग ढंग से बिहेव करते हैं। तो आप ये सवाल नहीं उठा सकते हो कि अभी पार्टिकल वाला बिहेवियर क्यों नहीं दिखा, अभी वेव वाला बिहेवियर क्यों नहीं दिखा। हाँ सर, जैसे क्लाउड्स की जब बात करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि जो क्लाउड्स होते हैं वो वाइट होते हैं, उसमें रेली स्कैटरिंग बोलते थे कि उसका साइज़ बड़ा है, जिस वजह से सारी वेवलेंथ हैं वो इक्वली स्कैटर हो गई। तो सर स्कैटरिंग में और बेसिकली रिफ्लेक्शन में डिफरेंस क्या है? देखो, रिफ्लेक्शन होता है एक सरफेस से और स्कैटरिंग होती है पार्टिकल से। तो इसलिए आसमान में जो हमारे धूल के कण हैं, जो हमारे मॉलिक्यूल्स, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर वेपर हैं, जिनका एक साइज़ है लेकिन इतना बड़ा साइज़ नहीं है कि उसको हम सरफेस कहें। और तुलना किससे करना है? वेवलेंथ से। ओके, वेवलेंथ से, क्योंकि छोटा बड़ा तो कुछ होता नहीं है, किसको छोटा किसको वेवलेंथ। तो लाइट की जितनी वेवलेंथ है, मान लो 0.6 माइक्रोमीटर की उसकी वेवलेंथ है मीन, या 0.5 माइक्रोमीटर की उसकी वेवलेंथ है। तो उसकी तुलना से चलना। मॉलिक्यूल्स का क्या हालत है? एंगस्ट्रॉम। तो सरफेस का तो सवाल ही नहीं है, सरफेस का तो सवाल ही नहीं है। वो आपको तुलना करना है 0.5 माइक्रोमीटर से। और ये एंगस्ट्रॉम वाले, यहाँ पार्टिकल एक है वहाँ दूसरा है, तो सरफेस कहाँ से आएगी? तो स्कैटरिंग जो होती है वो इस तरह के पार्टिकल से होती है। अब अलग अलग साइज़ जो है, 0.5 माइक्रोन की तुलना में कितना मॉलिक्यूल्स हैं तो एंगस्ट्रॉम्स, और ऐसे कुछ इकट्ठे होकर के कुछ पार्टिकल्स बन गए हैं तो शायद एंगस्ट्रॉम से बढ़ करके नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर। तो अलग अलग किस्म के पार्टिकल्स हैं अपने वायुमंडल के अंदर में। तो अलग अलग किस्म के पार्टिकल, अलग अलग साइजेस के पार्टिकल अलग अलग ढंग से स्कैटरिंग कराते हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन हम तब कहते हैं जबकि उसका साइज इतना हो जाए कि उस 0.5 माइक्रोन वाले को लगे कि सरफेस है,
ओके तो मिलीमीटर टाइप का तो कम से कम होना चाहिए ना, तब तो लगे। आप देखो 0.5 0.1 मिलीमीटर में तो आपने देखा कि उसको सारे वो वेव के पैटर्न्स दिख रहे हैं वो सब। तो एक मिलीमीटर टाइप कम से कम हो तो फिर रिफ्लेक्शन की बात की जाए, ये फर्क है दोनों। एक बार बोले सर कि देखते वीडियो में कि इंटरफ्रेंस के अंदर में कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर में कुछ और स्ट्रक्चर। नहीं, वो डिफ्रैक्शन के अंदर में होता है। इंटरफ्रेंस के अंदर में वो आपने देखा ना स्ट्रक्चर, दीवार पे देख लिया आपने, उसके अंदर में होता है। करेक्ट, आपने देखा ना दीवार में। आप जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं ना, ये बात कर रहे हैं ना। यही चीज आपने अभी देखी दीवार पे, यही चीज आपने देखी। ये इक्वल डिस्टेंस पर जो छोटे छोटे आपको अलग अलग दिख रहे थे वो ये हैं, इक्वल डिस्टेंस पर, लेकिन इंटेंसिटी वैरी कर रही है। ओके और फिर यहां आकर के आपने एक बड़ा सा गैप देखा, फिर एक दूसरा चालू हुआ, टक 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 टक, और ये इंटेंसिटी इस इंटेंसिटी से काफी कम है, फिर और घट गया। वही चीज आपने देखी वहां पे। तो ये जो एक्चुअल आप जो देखते हैं वो ये देखते हैं, ये लाइन नहीं देखते आप। हाँ ये लाइन तो हमने बना दी है ड्राइंग के लिए, ड्राइंग में असिस्टेंस के लिए ऊपर वाली लाइन बनाई थी हमने, ये लाइन नहीं है। ये देखते हैं आप, ऐसे ऐसे लाइट ऐसे ऐसे लाइट का वेरिएशन हो रहा है, इंटेंसिटी का ऐसे ऐसे वेरिएशन हो रहा है। ये सब छोटे वाले जो बीच अंदर वाले जो डार्क स्पेसेस थे वो ये हैं, और अंदर वाले जो ब्राइट स्पॉट्स थे वो ये हैं। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा गैप दिखा, फिर एक नया पैटर्न शुरू हुआ, ज़्यादा इंटेंसिटी तक गए, फिर कम इंटेंसिटी हुए, फिर जीरो हो गया, फिर नया पैटर्न दिखा। तो वो डिफ्रैक्शन के अंदर में वो इंटरफेरेंस है। आप सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन करते हैं तो आपको ऐसा वाला दिखता है, ये सिंगल स्लिट में आपको ऐसा वाला दिखा था। सिंगल स्लिट में आपको 24 इधर 24 उधर जो देखे थे वो ऐसे वाला था, बीच वाला ज़्यादा चौड़ा और उसके बाद वाले उससे कम चौड़े। तो इसका अगर आप ये पीक सब मिला करके एक ड्राइंग बनाइए तो वो ड्राइंग ऐसी ही बनती है। तो इसलिए वो जो ऊपर वाला ऐसा कवर उसका जो है वो आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखा रहा है, और ये जो अंदर वाले चक 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 कर रहे हैं वो आपको इंटरफेरेंस दिखा रहे हैं। उसमें क्या है, उस वायर का के मटेरियल का कोई महत्व नहीं है। स्कैटरिंग में, रिफ्लेक्शन में आपके उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, उसका महत्व है। स्कैटरिंग धूल कण से अलग किस्म से होगी, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से अलग किस्म से होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स जो वाष्प के रूप में फैले हुए हैं उनसे अलग किस्म, मटेरियल्स की प्रॉपर्टी आ रही है। यहाँ जो हो रहा है उस तार के मटेरियल की प्रॉपर्टी से नहीं आ रहा है, उस वेव का कितना हिस्सा आपने ओपन छोड़ा है और कितना हिस्सा आपने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, वहाँ से वो पैटर्न बन रहा है। तो इसका रोल इतना ही है कि सारी लाइट को नहीं जाने देना। जब सारी लाइट जाती है तो सभी एक दूसरे के साथ में अनुशासन में रहते हैं, और आपने उनके वो जो अनुशासन था उनका सबका जो बॉन्डिंग था उसको कहीं आपने डिस्टर्ब कर दिया है, और अब वो सब उच्छृंखल हो गए हैं। तो इसलिए वो विभिन्न दिशाओं में चलना शुरू कर दिए। कहाँ एकदम बढ़िया स्ट्रेट जा रहे थे भाई, और आपने बीच में एक रास्ता क्या रोक दिया पतला सा, कि जो बाकी जो थे, जो आपकी बीम जो जा रही थी उसमें आपने एक छोटा सा बीच में तार डाल दिया। तो बाकी को तो आपने कुछ नहीं किया था, लेकिन वो बाकी ने अपना सारा पूरा जलवा दिखा दिया। हाँ, पूरा वो एकदम स्टेज के ऊपर डांसिंग शुरू हो गई उनके, एक उधर भागा, 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 चारों रूम में फैल तो वो इसलिए है कि जो लाइट जो आगे बढ़ती है ना,
तो उसका अपना एक पैटर्न होता है, उसी दिशा में ही वो आगे बढ़ सकती है, उसी दिशा में ही उसको सभी एक दूसरे के साथ सहयोग करके आगे बीम बढ़ाते हैं, दूसरी दिशाओं में नहीं। और वो जो सहयोग है वो टूट जाता है अगर आप उसको रोक देते हैं बीच में। तार स्लिट लगा के क्या करते हैं, स्लिट लगा, इनको रोक दिया आपने, खाली इतने जाओ, बाकी रुक जाओ, तो जो बाकियों का जो असर इसके ऊपर था, जो उसको एक अनुशासित बैंड में ले जा रहे थे, वो जैसे ही खत्म हुआ, जो इतने से को आपने अलाउ किया था वो अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। तो उसमें मटेरियल प्रॉपर्टी का कोई रोल नहीं है, उसमें केवल उसके वेव फ्रंट में से कितना पोर्शन आपने एक्सपोज होने दिया और कितना पोर्शन आपने ब्लॉक कर दिया, उसी की कहानी है वो। ठीक है।